हेलो एवरीवन, फिर से आपका ईजीएस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आप जितने भी व्यूअर्स इस चैनल को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं उन सभी को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये ईजीएस स्टडी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल चैनल बनने जा रहा है। इसलिए मैं इस चीज़ को पूरे कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि मैं खुद एक लेक्चरर हूं, एक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव हूं। और अभी जो हालिया जो एग्ज़ाम हुआ क्लास 12th के बच्चों का, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमारे जितने भी फैकल्टीज़ इसमें मेहनत कर रहे हैं डे बाय डे, उन सभी के क्वेश्चंस गजब का एग्ज़ाम में आया और सारे बच्चे बहुत खुश हुए। खासकर फिजिक्स के बच्चे कॉलेज टॉपर, हमारे इस यूट्यूब चैनल से कॉलेज टॉपर निकले। झारखंड में स्टेट टॉपर भी बहुत सारे बच्चों ने अचीव किया। इन द सेंस कि आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी यहाँ से बच्चे आए। वो सारे बच्चों जब कॉल किए हमको तो बहुत ही खुशी अंदर से हुआ। इसीलिए हमने सोचा कि जो रिदम हमारा चल रहा है, मीन्स कि हम सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को बच्चों को कैसे डील करवाएं, तो फिर से आप इस वीडियो के माध्यम से फिर से झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो क्लास 12th का जो टर्म 1 का जो एग्जाम लेने जा रहा है, उसका प्रिपरेशन ईजीएस स्टडी अब स्टार्ट कर दिया। तो आप इस वीडियो में बायोलॉजी का, फिर से सुनिएगा, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव बतलाने जा रहे हैं। बायो के एक्सपर्ट धनंजय सर अभी बहुत जल्द आपके क्लास को वो स्टार्ट करेंगे। तो फिर से आप ईजीएस स्टडी से बने रहें। ईजीएस स्टडी क्यों सबसे अलग है? क्योंकि इस चैनल को मैं खुद लीड कर रहा हूं और मैं खुद एक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं कॉलेज का लेक्चरर हूं। इसीलिए आप ब्लाइंड फेथ होकर इस चैनल को फॉलो कीजिए, अच्छे से बने रहिए। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों शुरू हो जाए क्लासेस आज का आपका बायो का। तो सर आइए और आप क्लास को आगे बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू रहें आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों ने मुझे पहले भी इस चैनल में देखा है केमिस्ट्री की क्लास लेते हुए। आज मैं आप लोगों के लिए बायो के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है, इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। आज तो हम 20 क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं एंड देन फिर आगे हम लोग इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, उसके 20 क्वेश्चंस को एज एमसीक्यूज करते जाएंगे। ओके, और ये वीडियोस आज के बाद रेगुलर इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो आप हमारे साथ ईजीएस स्टडी के इस क्लास में बने रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये क्लास 12 के लिए। हम फिर क्लास 11th के लिए भी क्वेश्चंस लेके आएंगे एंड देन फिर ट्राई करते हैं 9th 10th का भी क्लास शुरू करेंगे हम लोग। तो पहला चैप्टर और पहला क्वेश्चन है हमारा मायोसिस। क्या है मायोसिस? हाँ क्या? ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा मियोसिस। सॉरी वो छूट गया था। मियोसिस डज नॉट अकर इन, आपका पहला ऑप्शन जो है वो होगा एसेक्सुअली
reproducing diploid individuals। दूसरा, sexually reproducing haploid individuals। तीसरा, sexually reproducing diploid individuals। और चौथा है all of these। तो आप लोग एक सेकंड पॉज कर लें और पॉज करके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें, और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं तो बता ही रहा हूं, इसका आंसर होगा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स। पहला का आंसर होगा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। फर्स्ट टर्म म्योसिस। म्योसिस होता क्या है? जो स्पेशल सेल डिवीजन होता है हमारे बॉडी में, जो भी स्पेशल सेल डिवीजन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पेशल सेल डिवीजन फ्रॉम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग कहते हैं म्योसिस। ठीक है, और ये किसमें नहीं होगा? अगर ये समझेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या कहा, म्योसिस क्या है? स्पेशल सेल डिवीजन है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का। कौन? जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहां पर एक टर्म ये है एसेक्सुअली। तो अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं तो हमारा पहला आंसर क्या होगा? ये, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है कि कौन अकर नहीं करता, किसमें अकर नहीं हो रहा है, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में नहीं होगा ये। ओके, चलो दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2। बीच में लाइन दे दो फटाफट, 4-5 के बाद। हाँ, ये भी सही बोला। तो हाँ चलो, अब इसमें हम लोग ज़्यादा स्पीड कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, अ डिप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी produces gametes and a haploid parent plant body। parent plant body produces gametes। इसका पहले ऑप्शंस को लिख देते हैं। ए, डिप्लॉयड हैप्लॉयड। बी, हैप्लॉयड डिप्लॉयड। सी, डिप्लॉयड एंड डी, हैप्लॉयड। अब देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डिप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस, एक पेरेंट प्लांट बॉडी जो है डिप्लॉयड कौन?
जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। डिप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी किसको कहेंगे? जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे पेरेंट में। ओके, तो डिप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस डैश गैमेट्स, प्रोड्यूसेस डैश गैमेट्स एंड अ हैप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस डैश गैमेट। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हैप्लॉयड 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 हैप्लॉयड। ध्यान से समझोगे कि या तो वो डिप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी हो या फिर हैप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी हो। ये हमेशा जब गैमेट्स बनाएंगे तो ये हैप्लॉयड हैप्लॉयड गैमेट्स ही बनाएंगे। वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को ही ट्रांसफर करेंगे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को ही लेकर वो आते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा क्वेश्चंस को, आप लोग समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा खुद से मेहनत भी करो। क्वेश्चन नंबर 3 आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग organisms has the highest number of chromosomes? A, housefly, हाउसफ्लाई जो घर में उड़ती है। बी, बटरफ्लाई। सी, ऑफिग्लोजम। और डी, ओनियन। तो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स किस में होंगे? हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा होगा? तो ऑफियोग्लोसम्स में होंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, बाकियों में नहीं होता। नेक्स्ट, अब ये आप लोग तब तक इसको करें, मैं फिर इधर लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज आस्किंग इन मेज। मेज तो सब जानते होंगे, इन मेज खाने की चीज है। इन मेज अ म्यूसाइट हैज 20 chromosomes, हैज 20 chromosomes, has 20 chromosomes. What will be the number of chromosomes in its somatic cell? What will be the number of chromosomes in its सोमेटिक सेल? तो इसके सोमेटिक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? मेज के म्योसाइट्स में 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके सोमेटिक सेल में कितना क्रोमोसोम होना चाहिए। क्रोमोसोम्स तो आप लोग जानते ही होंगे, डीएनए क्रोमोसोम सब न्यूक्लियस में होता है सेल के। ओके, तो देते हैं ऑप्शन 40, बी 30, सी 20 और डी 10। तो सबसे पहली बात कि हम समझते हैं कि ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, म्योसाइट्स है क्या। ये एक टाइप ऑफ डिफरेंशियल है, ठीक है। जो आपका म्योसाइट है ये एक टाइप है सेल का जो कि एक डिफरेंशिएट करता है किसी भी गैमेट को थ्रू मायोसिस।
मायोसिस प्रोसेस से जो गैमेट्स बनते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने वाला सेल को क्या कहते हैं हम लोग? मायोसाइट कहते हैं। ठीक है। और जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ये स्पर्म सेल्स की तरह होते हैं जो हमारे 2 सेट्स में आते हैं। जो स्पर्म सेल होता है या एग सेल होता है, जो स्पर्म और एग सेल्स के अलावे जितने भी सेल्स होते हैं जो 2 सेट्स में आते हैं उनको हम लोग सोमेटिक सेल्स कहते हैं। हमारी बॉडी में जो अगर कहेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो 23 के पेयर्स होते हैं, और स्पर्म सेल में कितने होते हैं? तो 23 होते हैं। पेयर्स होते हैं बाकी में, और क्या होता है? 23 नंबर्स किस में होते हैं? स्पर्म सेल्स में या फिर एग सेल्स में, और यही मिल के 23 के पेयर्स बनते हैं। तो सोमेटिक सेल्स अदर देन दिस थिंग्स, एग और स्पर्म, इसको सोमेटिक सेल्स कहते हैं जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम से बनता है। तो अगर ये जो मायोसाइट्स है, अगर इसमें 20 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसमें भी कितना होगा? 20 ही होगा। ओके, नेक्स्ट, चलो इधर को करो। चीजों को सुनना है, उसको थोड़ा सा परखना है और फिर आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ बटरफ्लाई हैज क्रोमोसोम्स, इफ अ butterfly has chromosomes number 360 in its म्योसाइट, इसको 2n कर लेते हैं। what will be the chromosomes number, या फिर what will be the number of chromosomes, what will be the number of chromosomes in its gametes, तो इनके गैमेट्स में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? एक बटरफ्लाई है जिसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? 360, इसके मियोसाइट्स में। ओके, मियोसाइट्स अभी हम बताएं मियोसाइट्स किसको कहते हैं। मियोसाइट्स जो मियोसिस प्रोसेस से डिफ्रेंशिएट करता है। ओके, तो मियोसिस प्रोसेस से जो डिफ्रेंशिएट किया वो मियोसाइट्स है, और बटरफ्लाई एक मियोसाइट है जिसके क्रोमोसोम्स कितने हैं? 360 है। तो ये पूछ रहा है कि इसके गैमेट्स में कितना क्रोमोसोम होगा। तो इसके गैमेट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होता है 190। ये आंसर है। ओके, ये आंसर है। कितना होता है? 190 आपको दिया जाएगा जब भी ऑप्शंस, तो इसके करीब ही कुछ दिया जाएगा। 185 दिया जाएगा, 195 दिया जाएगा, 200 दिया जाएगा। ओके, तो याद रखोगे इसमें कितने होंगे? 190, जस्ट इसका आधा से 10 ज्यादा। चलो नेक्स्ट, जिन्होंने भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है उन्हें पक्का कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ऐसा आशा करता हूं। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्वेश्चन है इन flowering plants, both male and female gametes are non-motile. Gametes are non-motile. मोटाइल का मतलब होता है जो ट्रेवल नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल। द मेथड टू ब्रिंग them together
them together for fertilization is कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में बोथ मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उनके मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, वो नॉन मोटाइल होंगे। नॉन मोटाइल मतलब वो ट्रेवल नहीं कर सकते, एक दूसरे के पास पहुंच नहीं सकते। तो इसमें जो मेथड है जो इनको एक साथ लेके आता है फर्टिलाइजेशन के लिए, वो मेथड क्या है, सबको पता है, क्लास 8-9 से पढ़ रहे हैं। दिस इज पॉलिनेशन। क्या होता है, पॉलिनेशन। इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। इधर हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो लंबी लगे या फिर स्लो लगे तो आप लोग इसको थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम कम लगेगा। द वॉल क्वेश्चन, द वॉल ऑफ द ओवेरी, द वॉल ऑफ द ओवेरी forms a pericarp, B fruit wall, C fruit, D A and B both, A and B both। क्या कह रहा है, द वॉल ऑफ द ओवेरी फॉर्म्स, जो वॉल है ओवेरी का वो क्या बनाता है, पेरिकार्प बनाता है। वो क्या बनाता है, पेरिकार्प बनाता है। जब भी कोई फ्रूट जो होता है, कोई भी फ्रूट जब पकता है तो उसका जो वॉल होता है, वो पका हुआ साइड वाला वॉल, उसको हम लोग पेरिकार्प या फिर पेरिकार्प या फिर फ्रूट वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प या फिर फ्रूट वॉल। इसीलिए ये इसका आंसर नंबर डी सही होगा, ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट। आप लोगों को अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से राइटिंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। द टर्म क्लोन cannot be applied to offspring formed by sexual reproduction, because चलो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लिखूंगा तो बहुत लेट होगा, बहुत लंबे लंबे ऑप्शंस हैं, इसलिए इसका आंसर ही लिखूंगा मैं, और मैं समझा देता हूं और बाकी के ऑप्शंस को मैं बोल देता हूं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग do not possess exact copies of
पैरेंटल डीएनए। समझो, कह रहा है जो टर्म है क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफ स्प्रिंग, ये किसी भी ऑफ स्प्रिंग में अप्लाई नहीं किया जा सकता फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझो, अब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा समझो कि एक दो पेरेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि इनके डीएनएज मैच तो करते हैं बट क्लोन नहीं बन सकता, उनकी क्लोनिंग नहीं हो सकती, उनकी क्लोनिंग नहीं हो सकती। दैट मीन्स वो सेम नहीं हो सकते। जैसे कोई बच्चा अपने बाप की तरफ पूरी तरह से नहीं दिख सकता है, या कोई बच्ची अपनी माँ की तरफ पूरी तरह से नहीं दिख सकती। क्यों नहीं दिख सकते? क्योंकि मैंने अभी बताया 23 क्रोमोसोम्स होंगे, उनके पेयर होंगे तो 23 आएंगे मदर से और 23 आएंगे फादर से, तो एग्जैक्ट कॉपीज बन नहीं पाएंगी, इन डीएनएस का एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बन पाएगा, जिसके वजह से क्लोनिंग नहीं हो पाएगी। चलो क्लोनिंग के बारे में थोड़ा सा मैं अगर बताऊं तो साइंटिस्ट थे जेवीएस लैपलेन, जिन्होंने क्लोनिंग को ये इंट्रोड्यूस किया था, क्लोनिंग को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, उनकी बिगिनिंग की थी। और फिर क्लोनिंग को 3 अलग अलग तरीके से किया जाता है। लंदन में एक मीटिंग भी हुआ था जिसमें क्लोनिंग को बैन किया गया था, ह्यूमन क्लोनिंग को बैन किया गया था, क्योंकि ह्यूमन क्लोनिंग को नहीं किया जा सकता, या फिर एनिमल क्लोनिंग को भी नहीं किया जा सकता है कि हम लोग उसको मार के खाएंगे तो उसकी क्लोनिंग करें, वैसा नहीं करना है, ये अमानवीय व्यवहार है, जिसकी वजह से क्लोनिंग को बैन किया गया है। क्लोनिंग 3 तरीके से हो सकता है, एक जीन क्लोनिंग, दूसरा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और तीसरा थेरेप्टिक क्लोनिंग। ओके, तो इसके बारे में आप अगर आगे हम लोग क्लोनिंग पर कोई चैप्टर करते हैं तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जीन, रिप्रोडक्टिव और थेरेप्टिक क्लोनिंग क्या होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, appearance of vegetative propagans, vegetative propagals from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because चलो देखते हैं। ए, इसके मैं सारे ऑप्शंस को दे रहा हूं। नोड्स आर shorter than internodes. B, nodes have meristematic cells. Third, nodes are
located near the soil. Near the soil. D. Nodes have non-photosynthetic cells. चलो क्वेश्चन को देखते हैं. अपीयरेंस, यहां पर ऑफ छूट गया. Appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because, कह रहा है कि किसी भी वेजिटेटिव प्रोपेगल्स में जो नोड्स ऑफ प्लांट्स है जैसे शुगर केन हो गया या फिर जिंजर हो गया, ये इसका अपीयरेंस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड्स. दूसरा, नोड्स हैव मेरिस्मेटिक सेल्स. थर्ड, नोड्स आर लोकेटेड नियर द सॉइल. और फोर्थ, नोड्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स. तो इसका ऑप्शंस जो होगा ये सही होगा, बी, नोड्स हैव मेरिस्मेटिक सेल्स. अब बाकी गलत क्यों है? नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड्स. शॉर्टर या लॉन्गर होने से हमें कोई मतलब है नहीं. इसके अपीयरेंस किसी भी पेड़ का उसका शॉर्टर या लॉन्गर होने से हमें उसके अपीयरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. दूसरा, नोड्स आर लोकेटेड नियर द सॉइल. नहीं, नोड्स नियर द सॉइल लोकेटेड नहीं होंगे. और इसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स का नहीं होने के बात है तो फोटोसिंथेटिक सेल्स तो होंगे ही. तो आपका बी, नोड्स हैव मेरिस्मेटिक सेल्स, ये सही होगा. मेरिस्मेटिक सेल्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. मेरिस्मेटिक सेल्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा मेरिस्मेटिक का. एपिकल मेरिस्मेटम, लेटरल मेरिस्मेटम, इंटरकैलरी मेरिस्मेटम. एपिकल जो टिप पर होता है, लेटरल जो साइड को बढ़ाता है, इंटरकैलरी जो जाइलम और फ्लोएम में होता है. ओके, इन सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो करेंगे कभी. ठीक है, इसके लिए आप कमेंट्स पर भी लिख सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक करो. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following is a post fertilization event in flowering plant. ऑप्शन होगा पहला, ट्रांसफर ऑफ pollen grains. बी, embryo development. C, formation of flower. और D, formation of pollen grains. ओके, क्या है? Which of the following is a post fertilization event in flowering plants? कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो क्या है? डेफिनेटली एम्ब्रियो डेवलपमेंट. यही हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ये तो फर्टिलाइजेशन से पहले होगा.
पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर बाय एयर, बाय द मीन्स ऑफ एनिमल्स, ये कैसे होंगे? पहले होंगे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने की क्रिया। ठीक है। दूसरी बात, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाद में होता ही है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर पहले ही फॉर्म करेगा, फ्लावर फॉर्म करेगा तब तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, ये तो इससे भी पहले का बात है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, फ्लावर पहले बनेंगे तब तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे, तब जाके ये ट्रांसफर होगा, तब जाके एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इसको सजाइए, इसको सिलसिलेबद्ध तरीके से सजाइए। तो फर्स्ट हमारा होगा फ्लावर का आना, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ओके, नेक्स्ट। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। बने रहिए हमारे साथ एजीएस स्टडी में, और हम आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लाते रहेंगे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द growth phase of an organism before attaining sexual maturity is referred to as first a juvenile phase, दूसरा बी वेजिटेटिव फेज, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस। क्या कह रहा है? जो ग्रोथ फेज होगा किसी ऑर्गेनिज्म का बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करने से पहले जो ग्रोथ फेज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको किस चीज से रिफर करते हैं? तो उसको हम लोग रिफर करते हैं इन दोनों से, जुवेनिल फेज या वेजिटेटिव फेज। ठीक है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ फेज की बात करेंगे, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी के आने से पहले वाले फेज को हम लोग जुवेनिल या फिर वेजिटेटिव फेज कहते हैं। दोनों एक ही बात है, इसीलिए ए एंड बी दोनों में टिक किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, जिन बच्चों को भी आगे एग्जाम्स देने हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, हम उनके लिए जस्ट अ सेकेंड, आई हैव अ कॉल, आई हैव टू रिसीव इट। हेलो, कॉलिंग लेटर, थोड़ा काम में व्यस्त है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, estrus cycle is reported in a cows and sheep
ऑप्शन है ये बी चिंपांजीज, एंड गोरिल्लाज, सी ह्यूमंस एंड monkeys, and D none of these. ओके, तो बात है एस्ट्रस साइकिल की। एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो काउज और शिप्स में होते हैं, काउज और शिप्स में आते हैं। ओके, जिस तरह से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ह्यूमंस को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसी तरह का इनका आता है कौन सा साइकिल? एस्ट्रस साइकिल, जो 5 से 6 दिन का होता है। जो बायो रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ चुके हैं सबको पता होगा, 5 से 6 दिन का होता है। इसके 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसके 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसको हम लोग प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटेस्ट्रस और डायस्ट्रस के नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? पोस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटेस्ट्रस और डायस्ट्रस। ये 4 अलग अलग इनके पार्ट हैं और इसी को हम लोग एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ये काउज में और शिप्स में आता है, गोरिल्लाज, चिंपांजीज में नहीं आता, ह्यूमंस में, मंकीज में नहीं आता, नॉन ऑफ दिस, इनमें नहीं आता। ओके, नेक्स्ट। Question number 13. Which of the following animals shows animal shows menstrual cycle? First, answer number A, gorillas and chimpanzees. B, monkeys and humans. C, orangutans and monkeys. D, all of these. तो देख सकते हैं कि इसमें क्या है, कह रहा है किसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो शो करता है। तो गोरिल्लाज, चिंपांजीज, मंकीज और ह्यूमंस, और यहाँ पर आप देख सकते हो ओरंगटन्स और मंकीज है, दोनों में सेम है। ह्यूमंस को तो आता ही है, तो अगर ह्यूमंस को आता है दैट मीन्स ये और ये दोनों सही है। इसके एवज में और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये भी होगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। इन सब को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं। थोड़ा सा ओरंगटन्स के बारे में बताऊं। ओरंगटन्स हमारे इधर केरल तरफ के जगहों में मिलते हैं। अब ये लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए हैं, एक्सटिंक्शन के बहुत ही करीब। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ यू, ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्शन। लेज, कुरकुरे, ये सब तो आप लोग खाते ही होंगे। लेज और कुरकुरे को जिस तेल से बनाया जाता है, उसमें फ्लेवर डालने के लिए जिस तेल का यूज़ होता है, वो तेल कौन सा तेल है? क्या कहते हैं उसको? तेल का नाम भूल रहे हैं। जो भी तेल है वो यहीं से मिलते हैं, जंगलों से मिलते हैं। और जिन जंगलों में ये लोग रहते हैं उन्हीं जंगलों से मिलते हैं। वहाँ पेड़ों को काट लिया जाता है, जिसके कारण से इन लोगों को अपना
घर छोड़ना पड़ जाता है और इनका घर छूटा तो ये लोग मर जाते हैं और इसीलिए ये लोग एक्सटिंक्शन के बहुत ही करीब है, एकदम इंडेंजर्ड स्पीसीज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। क्वेश्चन नंबर 14। In a fungal thallus हमारे in a fungal thallus has both male and female reproductive system, male and female reproductive system. It will be called इसे क्या कहा जाएगा? पहला हेट्रोथैलिक, बी होमोथैलिक, सी डायोसियस और डी मोनोसियस। ओके, तो क्या कह रहा है कि किसी भी फंगल थैलस में बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, मतलब इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं इनमें। तो इनको क्या कहा जाएगा? तो इनको होमोथैलिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? होमोथैलिक कहा जाएगा। होमोथैलिक किसको कहते हैं? ये एक हैप्लॉइड फेज है। ये क्या है? एक हैप्लॉइड फेज है जिसमें दो गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? जैगोट को बाय फ्यूजिंग देम। इन दोनों को फ्यूज करके ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होके नया गैमेट्स को बनाते हैं। ये एक हैप्लॉइड फेज है, दो गैमेट्स के मिलने से होता है। ठीक है, इसको हम लोग होमोथैलिक कहेंगे। नेक्स्ट देखो, इस वीडियो में जितना डिस्क्राइब करना है मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन पूरा डिटेल्ड बताना संभव नहीं है। ओके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, फिर बोर भी हो जाएंगे आप लोग। इसीलिए वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाद में हम लोग जब चैप्टर्स को कवर करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे से इनको कवर अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेमिनेट्स फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर्स जिसमें स्टेमिन हो। ओके, स्टेमिनेट फ्लावर्स प्रोड्यूस